मेरे यूपी को दांव कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी लाजवाब तरीके से चल रही होगी। तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान क्लास 12 2025 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल पेपर का सॉल्यूशन बताने वाला हूं इस वीडियो में। जैसा कि 3 मार्च को आपका जो है बायोलॉजी का पेपर है, तो उससे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन सा पेपर जो है वायरल है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इस जो पेपर का कोड है 348 GU, इसका का सारा सोल्यूशन मैं आज इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो पहला हमारा क्वेश्चन इसमें है वो विकल्पीय प्रश्न है, वो है पहला का द्विनिषेचन का तात्पर्य है। द्विनिषेचन का तात्पर्य है ऑप्शन ए 2 नर युग्मकों का अंड कोशिकाओं से संयोजन, ऑप्शन बी एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन, ऑप्शन सी एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का जिंड कोशिका से संयोजन। डी है, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। एक नर युग्मक का अंड कोशिका से तथा दूसरे का द्वितीय केंद्रक से संयोजन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन खा। इसका जो है बीजांड ओमील का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो भैया क्या कहते हैं? इसमें ऑप्शन ए है निभाग चलाजा, ऑप्शन बी है नाभिक हाइलम, ऑप्शन सी है केंद्रक और ऑप्शन डी है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, नाभिक हाइलम। नाभिक हाइलम ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी चिकित्सा में, ऑप्शन सी वैक्सीन बनाने में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है कहा है टीबी के टीके का क्या नाम? टीबी का जो टीका होता है उसका क्या नाम है? जिसमें ऑप्शन ए है पास पीएस, ऑप्शन बी ओपीवी, ऑप्शन सी डीपीटी, ऑप्शन डी बीसीजी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन बीसीजी। चलिए अब आपका अगला क्वेश्चन है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2 है। 2 का क्या है? पुष्प में दल का क्या अर्थ है? पुष्प में दल का क्या कार्य है? पुष्प में दल का क्या है? इसका उत्तर देखेंगे। पुष्प पौधों का जनन अंग होता है। इसके 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दलपुंज, पुमंग, जयांग होते हैं। दलपुंज का कार्य कीटों को आकर्षित करके परागण क्रिया में भाग लेना है। ये हो गया पुष्प में दल का क्या कार्य था, दल का कार्य हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला है खा जो है वृषण के 2 प्रमुख कार्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा वृषण के 2 प्रमुख कार्य हैं। वृषण का मुख्य कार्य शुक्राणु का उत्पादन और भंडारण करना है और दूसरा कार्य इसका है नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन श्रावण करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है गा, कह रहा आईयूडी का पूरा रूप लिखिए। आईयूडी का पूरा रूप जो है अंतःगर्भाशयी युक्ति है। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम क्या है? इस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको देखते हैं। डाउन सिंड्रोम गुणसूत्र के 21वीं जोड़ी में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। इसी कारण इसे टाइसोमी भी कहा जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाने के कारण डाउन सिंड्रोम से प्रभावित मनुष्य का चेहरा मंगोलों जैसे माथा चौड़ा, जीभ मोटी, आंखें तिरछी, मंद बुद्धि आदि लक्षण दिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक डीएनए तथा यूकैरियोटिक डीएनए में अंतर। पहला हमारा प्रोकैरियोटिक डीएनए। डीएनए एकल सूत्र के रूप में होता है और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। ये 2 पॉइंट हमने लिख दिया प्रोकैरियोटिक डीएनए का। अब यूकैरियोटिक में क्या होता है? डीएनए पूर्ण विकसित एवं दोहरे सूत्र के रूप में होता है और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ी होती है। राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 3 का कहा है रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। रेड डाटा बुक पर टिप्पणी लिखिए। तो रेड डाटा बुक लिख डालेंगे और लिखेंगे इसमें IUCN द्वारा जारी पुस्तक जिसमें संकटग्रस्त जातियों, विलुप्त जातियों, दुर्लभ जातियों आदि की सूची जारी की जाती है उसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मलेरिया जो रोग है कैसे फैलता है? इसके रोकथाम के उपाय लिखिए।
इसका उत्तर हो जाएगा मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। मलेरिया की रोकथाम के उपाय, इसको देखते हैं। घरों में डीडीटी या फिल्ट छिड़क कर या नफायता गंधक से मच्छरों को नष्ट कर देना चाहिए। आवासीय क्षेत्रों एवं उसके आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। पेय पदार्थ तथा अगला जो क्वेश्चन हमारा है, पेय पदार्थ तथा डबल रोटी बनाने में सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारी मदद करते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा पेय पदार्थ बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स का ईस्ट द्वारा किण्वन करके एथिल अल्कोहल बनता है। सैकरोमाइसीज की विभिन्न प्रजातियां बियर तथा वाइन जैसे पेय पदार्थ बनाने में सहायता करती हैं। डबल रोटी उद्योग में डबल रोटी बनाने के लिए जो गूंथे हुए आटा प्रयुक्त होता है उसमें ईस्ट डालते हैं। जब यह शोषण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो गूंथे हुए आटे को सरंध्र बनाती है, जिससे डबल रोटी बनती है। डबल रोटी बनाने के लिए मुख्यतः सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए की उपयोगिता निम्नलिखित है। वातावरणीय असंतुलन जैसे ठंडा, सूखा, ताप, मिट्टी में लवण की अधिकता के प्रति अनुकूलता प्रदर्शित करने वाले पौधों का निर्माण। दूसरा, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि जैसे गोल्डन राइस का विकास जिसमें प्रोटीन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला पॉइंट है मृदा उर्वरता को क्षीण होने से बचाना, पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि, पीड़कनाशी प्रतिरोधी फसलों का विकास। अगला क्वेश्चन है बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी कपास, बीटी एक प्रकार का जीव विष होता है जिसे बेसिलस थ्यूरिन जिएसिन्स से निर्मित किया जाता है। बीटी जीवाणु के जीन को क्लोनीकृत करके इसे पौधों में स्थानांतरित कर दिया जाता है, जिससे पौधों में कीड़कों के प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का है एक आवृत्त बीजी पौधे का पारारूपिक बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बीजांडासन पर एक वृंत तंतु द्वारा जुड़े रहते हैं। इस तंतु को बीजांड वृंत कहा जाता है। बीजांड का वृंत से जुड़ने वाले स्थान को हाइलम कहा जाता है। बीजांड के आधार को निभाग कहा जाता है। यहाँ से अध्यावरण निकलते हैं। बीजांड काय मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। बीजांड काय और अध्यावरण आवरण द्वारा घिरा रहता है, जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। इसी के द्वारा परागनलिका बीजांड में प्रवेश करता है। यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा जो बीजांड का संरचना निश्चित हमने बना दिया है। यहाँ पे देखिए, तो इस प्रकार से आप जो अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इसको छाप देंगे तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पक्षियों तथा मछलियों में मादा विषमयुजी को समझाइए। चलिए इसको देखते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण पक्षियों तथा मछलियों में लिंग निर्धारण होता है, इसको समझाइए। क्वेश्चन है थोड़ा इसका जो लिखा नहीं है मिट गया है, सोचते हैं इसको। पक्षियों में लिंग निर्धारण, पक्षियों तथा मछलियों में मादा विषमयुजी WZ तथा नर समयुग्मी ZZ गुणसूत्र वाले होते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण की यह विधि XY निर्धारण के समान होती है। मादा में दो प्रकार के अंडाणु बनते हैं एवं संतान का निर्धारण मादा के अंडाणुओं द्वारा अंडाणुओं पर निर्धारित होता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण मधुक ड्रोन द्वारा प्राप्त क्रोमोसोम की समुच्च संख्या पर आधारित रानी मधुमक्खी का निर्माण शुक्राणु एवं अंडाणु के निषेचन के फलस्वरूप होता है तथा नर मधुप नर ड्रोन का निर्माण अनिषेचित अंडे से होता है। मादा द्विगुणित होती है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है एवं नर अगुणित होता है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। इस प्रकार लिंग निर्धारण की इस प्रणाली को अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली कहा जाता है। नर में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में आरएनए का क्या योगदान है? इसका उत्तर देखेंगे। आरएनए कोशिकीय जीवों में आनुवांशिक नहीं होता है
यह आनुवंशिक सूचना के वाहक का कार्य करता है या प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, अर्थात आरएनए सामान्यतः आनुवांशिक यानी नॉन जेनेटिक होता है। पादप विषाणु तथा कुछ प्राणी विषाणुओं का आरएनए आनुवांशिक भी होता है। आनुवांशिक आरएनए नॉन जेनेटिक आरएनए कार्य के आधार पर यह 3 प्रकार का होता है। राइबोसोमल आरएनए, हस्तांतरण यानी हस्तांतरण आरएनए, ये हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। चलिए इसको तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसका जो संरचना हमने यहाँ बना दिया है, आपको भी इसको देख सकते हैं किस प्रकार से बनाना होता है। और चलिए अगला क्वेश्चन है जैव उर्वरक क्या है, कृषि में इसका क्या उपयोग है। इसका उत्तर हो जाएगा जैव उर्वरक। जैविक अवशेषों को सूक्ष्म जीव द्वारा खाद में परिवर्तित कर दिया जाता है, जिसमें पौधों के लिए पोषक तत्व तथा ह्यूमस होते हैं जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बढ़ाते हैं, जैविक उर्वरक कहलाते हैं। चलिए पूछ रहा है कृषि का क्या उपयोग, कृषि में इसका क्या उपयोग है। तो कृषि क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के निर्माण में बहुत उपयोगी होते हैं। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत उपयोग है। जैविक अवशेषों से जैविक खाद के निर्माण में इनका बहुत योगदान है। ये पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करके पादपों की वृद्धि और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लाज्मिड वेक्टर पर टिप्पणी लिखिए। प्लाज्मिड वेक्टर, प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला दोहरे स्ट्रैंड वाला डीएनए अणु है, जो केंद्रकाभ में गुणसूत्रीय डीएनए से बाहर स्थित होता है। इसमें एक द्विगुणन प्रारंभ स्थल होता है तथा इनका विभाजन कोशिका विभाजन से अलग स्वतंत्र रूप से होता है। प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में 1 से लेकर सैकड़ों तक हो सकते हैं। डीएनए अणु जिसमें किसी पोषक कोशिका में गुणन करने की क्षमता होती है तथा जिसमें क्लोन किए जाने वाले विजातीय डीएनए खंड को जोड़ा जा सकता है, वाहक कहलाता है। एक अच्छे वाहक में प्रतिकीर्तिकरण की उत्पत्ति स्थल, एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन तथा क्लोनिंग स्थल उपस्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन गा है जीन थेरेपी और एंजाइम थेरेपी को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी जीन की क्रियाशीलता के अध्ययन के बाद आनुवंशिक दोष वाली कोशिकाओं के उपचार के लिए गलत अथवा निष्क्रिय जीन का सामान्य जीन से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इस तकनीक को जीन चिकित्सा कहा जाता है। सामान्य जीन को व्यक्त में या भ्रूण में स्थानांतरित किया जाता है। एंजाइम थेरेपी या प्रतिरक्षा तंत्र में संलग्न एंजाइम की त्रुटि को ठीक करने के लिए उपयोगी। इसमें रोगी से अस्थमज्ज को शल्य चिकित्सा द्वारा विकास कर आनुवंशिक अभियांत्रिकी एडीए युक्त विषाणु से संक्रमित करके स्थानांतरित कोशिकाओं को पुनः रोगी में स्थापित किया जाता है। एंजाइम थेरेपी का उपयोग डिलीवरी तंत्र के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसका उदाहरण है SCID जिसमें एडीए एंजाइम की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं 2 कीटभक्षी पौधों का वर्णन कीजिए। उत्तर इसका कीटभक्षी पौधे। कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़कर अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं। ये पौधे दलदली भूमि में उगते हैं। इस प्रकार की भूमि में नाइट्रोजनी यौगिकों का अभाव होता है। पहला है ब्लेडर वर्ड और दूसरा है घटपरड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें है वो है क्वेश्चन नंबर 6 का कहा है जैव विविधता की परिभाषा लिखिए। इसके संरक्षण की 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर होगा हो जाएगा आपका जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, विभिन्न प्रकार के जीवों की उपस्थिति जो संरचना, आकृति, आकार, स्वभाव, कायिकी आदि में भिन्न होते हैं। सम्मिलित रूप से एक स्वस्थ पर्यावरण में ये मुख्य योगदान देते हैं, जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता की संरक्षण की विधियां स्वस्थानिक संरक्षण। इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में ही रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्र 550 घोषित किया जाता है। इस कारण ही राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य तथा वन्य जंतु विहार बनाए
गए हैं। भारत में 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान तथा 550 अभ्यारण्य वन्य जंतु विहार हैं। उत्स्थानीय संरक्षण, इस विधि में संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवासों से हटा करके प्राणी उद्यानों, सफारी पार्कों, फील्ड बैंक, वनस्पति उद्यान एवं क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का वर्णन कीजिए। चलिए इसको देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में सबसे पहले 1984 ईस्वी में इलाय जेफरी ने बताया था कि इस तकनीक को डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। डीएनए का लगभग 99% भाग सभी जीवों में समान होता है तथा लगभग 1% भाग ही भिन्न होता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए रुधिर, लार, बाल, रेजर, यौन, दंत ब्रश, त्वचा, हड्डी, शुक्राणु आदि से डीएनए प्राप्त करते हैं। इन सभी की सहायता से दो व्यक्तियों के डीएनए की तुलना की जाती है। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणुओं के क्रम को समानता के आधार पर दो व्यक्तियों के डीएनए की समानता देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग या न्यायालयीय पहचान जैसे हत्या, बलात्कार एवं अन्य अपराधों के निर्धारण में सहायक है। पैतृक परीक्षण में मदद करता है। विलुप्त होने वाले जंतुओं को संरक्षित होने में सहायक है। अगला क्वेश्चन है, मानव स्वास्थ्य तथा रोग पर टिप्पणी लिखिए। मानव स्वास्थ्य तथा रोग, जब मानव शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है तब इसे स्वास्थ्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। परंतु जब शरीर में किसी तरह सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकार या पीड़ा उत्पन्न हो जाती है तो इसे रोग के रूप में परिभाषित किया जाता है। अर्थात जब शरीर के सामान्य प्रकारों में गतिरोध उत्पन्न होता है तो इस स्थिति को रोग यानी डिसीज कहते हैं। रोगों के कारक को रोग कारक या रोगजनक या रोगाणु कहते हैं। रोग निम्न प्रकार के होते हैं। जन्मजात या वंशागत रोग, जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, जैसे हीमोफीलिया, औरंधता, दांत कोशिका, रक्ताल्पता, उपार्जित रोग। ये रोग जन्म के बाद विभिन्न कारणों से होते हैं, जैसे कुपोषण संबंधी, क्वाशियोरकोर, मैरम्स, रतौंधी, स्कर्वी एवं कैंसर, व्यसन, आर्थराइटिस, एलर्जी आदि। उपार्जित रोग निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, संक्रामक और गैर संक्रामक रोग। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मजीवों के औषधीय उपयोग का वर्णन कीजिए। औषध के रूप में उपयोग सूक्ष्मजीवों का प्रकार। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का उपयोग औषध के रूप में किया जाता है। शरीर में विभिन्न प्रकार के रोगजनक कई रोगों का कारण बनते हैं, पर यही सूक्ष्मजीव रोग निवारक का भी कार्य करते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर कार्य करते हुए पेनिसिलियम नोटेट्रम नामक मोल्ड से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाया। पेनिसिलिन सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को रोकने में सक्षम होता है। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों से प्रतिजैविक का निर्माण निम्नलिखित है। टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोकोकस, राइमोसम, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियोफैसियंस, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसस, नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोफ्रेडी, पेनिसिलियम नोटेटम आदि। चलिए अगला आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया। डीएनए की संरचना के वाटसन एवं क्रिक मॉडल को उपयुक्त चित्र बनाकर समझाइए। 1953 ईस्वी में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीय मॉडल को प्रस्तुत किया एवं डीएनए के विभिन्न लक्षणों विशेषताओं का उल्लेख किया। आपको चित्र देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसका वर्णन बता दे रहे हैं। द्विकुंडलीय डीएनए दो पॉलीन्यूक्लियोटाइडों से निर्मित होता है, जिसके आधार पर शर्करा एवं फास्फेट मूलक जुड़े होते हैं। नाइट्रोजनी क्षार पार्श्व भागों में स्थित होते हैं। इसमें दोनों श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती कुंडलित एवं एक दूसरे की समांतर होती है। एक श्रृंखला 5-3 तथा दूसरी श्रृंखला 3-5 होती है। दोनों रज्जुकों के क्षार हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। एक प्यूरिन क्षार, एडेनिन एक पिरिमिडीन क्षार, थायमिन से द्विक हाइड्रोजन बंध द्वारा। इसी तरह प्यूरिन क्षार, ग्वानिन, पिरामिडीन क्षार, साइटोसिन से त्रिक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार यूरेसिल का अभाव होता है या आरएनए श्रृंखला में एडेनिन से हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ता है। ए डबल बॉन्ड टी और जी डबल बॉन्ड सी क्षार युक्त डीएनए की श्रृंखला में शर्करा तथा फास्फोर मूलक के साथ जुड़े होते हैं। एक कुंडलीकार रचना का पूर्ण खंड 34
ए की दूरी का होता तथा एक बेस पेयर क्षार युग्म का दूसरे बेस पेयर के मध्य 3.4 एन की दूरी होती है। एक पूर्ण चक्र में 10 क्षार युग्म स्थित होते हैं। डीएनए का व्यास 20 ए होता है। तो ये था आपका जो आज का वायरल पेपर और मैंने इसका सारा का सारा सोल्यूशन बता दिया आज इस वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।